Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, आज की इस वीडियो में हम आपकी 9th क्लास की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 84 करने वाले हैं जिसकी डेट है 16 फरवरी 2021। स्टूडेंट्स, आज की जो आपकी वर्कशीट है ये लोकतांत्रिक राजनीति के बारे में है। जो आपका पाठ है लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, आपको पता ही है। पहले भी हम इसकी 2 पुनरावृत्ति वर्कशीट कर चुके हैं। आज हमें करनी है पुनरावृत्ति 3rd वर्कशीट। ठीक है, तो बच्चों आज की जो आपकी वर्कशीट है ना, इसमें आपको पहले 5 क्वेश्चन करने हैं जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, फिर आपको एक अनुच्छेद पढ़ना है और अनुच्छेद को पढ़कर 4 आसान से प्रश्नों के उत्तर करने हैं। उसके बाद प्रश्न 7, प्रश्न 8, प्रश्न 9, प्रश्न 10 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे जो हमें इस वर्कशीट में करने हैं। तो थोड़ी सी लेंदी है, इतनी लेंदी करिए तो ज़्यादा लेंदी भी नहीं लगेगी बच्चों आपको। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, एक दलीय शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? तो बच्चों राजनीतिक व्यवस्था में, इस राजनीतिक व्यवस्था में के एकमात्र दल के रूप में इसकी सत्ता सार्वभौमिक होती है। सभी नीतियों का निर्धारण पार्टी के निर्देशों के अनुसार ही होता है। पार्टी का प्रत्येक आदेश ब्रह्म वाक्य होता है क्योंकि एकमात्र दल ही होता है, जैसे वो कहता है वही होता है। तो ये हो गया आपके प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। चलिए अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है प्रेस की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं? मतलब प्रेस की स्वतंत्रता क्या है, बेसिकली ये बताना है। तो प्रेस की स्वतंत्रता क्या होती है? कोई भी साधन हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, चाहे आपका परंपरागत माध्यम है ना, चाहे आपके न्यूज़पेपर है, चाहे आपका टीवी है, चाहे कंप्यूटर है, कहीं भी प्रकाशित अखबारों को प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कहते हैं प्रेस की व्यवस्था, है ना। प्रेस की स्वतंत्रता क्या है? जब हमारे चाहे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, चाहे परंपरागत माध्यम से रूप से प्रकाशित जो अखबार होते हैं वो, है ना, चाहे हम न्यूज़पेपर के थ्रू करें, चाहे टीवी के थ्रू करें, चाहे रेडियो के थ्रू करें, तो वो सब जो हमारी बोलने की, हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसी को हम प्रेस की स्वतंत्रता कहते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 1 हो गया, प्रश्न नंबर 2 हो गया। अब प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे देखिए, रिक्त स्थान भरिए। 2 या 2 से अधिक दलीय व्यवस्था को क्या बोलते हैं? तो 2 या 2 से अधिक जो दलीय व्यवस्था होती है ना स्टूडेंट्स, उसको बोलते हैं बहुदलीय शासन व्यवस्था। ठीक है, तो आप इसमें लिख देंगे बहुदलीय शासन व्यवस्था। चलिए ये हो गया। हमारे देश भारत में निम्नलिखित में से कौन सी शासन व्यवस्था है? तो हमारे देश में राजशाही भी नहीं है, तानाशाही भी नहीं है, 2 दलीय भी नहीं है। हमारे यहाँ पे तो कितने भी दल हो सकते हैं। देखिए जैसे हमारे यहाँ पे कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी है, एसपी समाजवादी पार्टी है, जनता दल है ना, और कौन सी बहुजन समाजवादी पार्टी है, और लोकतंत्र डेमोक्रेटिक पार्टी है, पता नहीं कितनी पार्टी हैं। तो यहाँ है बहुदलीय शासन व्यवस्था। ठीक है, तो हो गया हमारा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 4। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 5 पर, राजशाही शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? तो ये भी आप समझ लो। राजशाही शासन व्यवस्था होती है किसी राज्य की उस शासन प्रणाली को कहते हैं। राजशाही किसी राज्य की उस शासन प्रणाली को कहते हैं जिसमें सर्वोच्च शासक राजा तो होता है, लेकिन उसकी शक्तियां किसी संविधान या कानून द्वारा सीमित होती है। मतलब राजा तो है उसमें, लेकिन उसमें संविधान होता है, कानून भी होता है, तो उसकी शक्तियां पूरी ना होकर लिमिटेड हो जाती हैं, यानी वह अपनी मनमानी से राज नहीं कर सकता। तो ये हो गई राजशाही शासन व्यवस्था। ठीक है, चलिए अब प्रश्न नंबर 6 देखिए। प्रश्न नंबर 6 के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा अनुच्छेद और फिर करने पड़ेंगे सारे उत्तर। लोकतांत्रिक फैसले का मतलब है उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद उनकी स्वीकृति से फैसला लेना, यानी जो बहुत शक्तिशाली ना हो उनका भी किसी फैसले में उतना ही महत्व होना जितना किसी बहुत शक्तिशाली का। यानी कि लोकतांत्रिक फैसला क्या होता है? उस फैसले से प्रभावित होने वाले सारे व्यक्तियों के बारे में सोच लेना, उनके हितों का, उनके लाभों का, उनके सही चीज़ों का ध्यान रखना, तो वो होता है लोकतांत्रिक फैसला। ठीक है, अब देखिए यह बात सरकार या परिवार और अन्य
किसी संगठन पर भी लागू होती है, तो ये सारी बात दूसरे संगठनों पर भी लागू होती है। अब कर लेते हैं, कितना आसान सा है। एक एसएसटी पढ़ने वाले के लिए मुश्किल है? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, यही तो पढ़ते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक फैसले से आप क्या समझते हैं? लिख दीजिए। लोकतांत्रिक फैसले का मतलब होता है उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद उनकी स्वीकृति से फैसला लेना। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए, जो आपका प्रश्न नंबर 6 है ना, उसका 2 है ना, जो आपका अनुच्छेद आधारित है। लोकतांत्रिक फैसले में विचार विमर्श क्यों जरूरी है, बताओ जरा। क्योंकि लोकतंत्र मूलतः नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए सहभागी राजनीति से संबंध प्रणाली है। इस प्रकार हम कह सकते हैं लोकतांत्रिक फैसले में विचार विमर्श होना बहुत जरूरी है। तो ये हो गया आपका दूसरा, जो छठे का, जो आपका अनुच्छेद वाले जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, 4 क्वेश्चन करने हैं छठे क्वेश्चन में, उसका दूसरा। तीसरा देखो, अपने पारिवारिक अनुभव के आधार पर बताइए कि लोकतांत्रिक फैसले लेने से क्या लाभ होते हैं। अच्छा, तो हम बता सकते हैं कई लाभ हैं। उदाहरण के लिए, हमारे पिताजी को यदि परिवार के हित में कोई फैसला लेना होता है तो वह हम सबकी सलाह मशवरे से करते हैं, है ना, लोकतांत्रिक फैसले, है ना। तो ये होता है, क्या होता है, ये होते हैं लोकतांत्रिक फैसले। अच्छा, प्रश्न नंबर 4 देख लो, अनुच्छेद आधारित दैनिक जीवन से लोकतंत्र का एक उदाहरण दीजिए। तो लोकतंत्र का क्या उदाहरण है? अब बच्चों को, कोई भी बच्चा हो, उसको 12th पास करने के बाद अपना करियर वो खुद चुन सकता है कि उसे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, उसके मम्मी पापा ने उसे छूट दे रखी है। और लोकतंत्र नहीं हो, उसको क्या कहते हैं, जबरदस्ती, यही करना है तुझे, यही करना है और कुछ नहीं करना। जैसे जबरदस्ती पहले शादी करा दिया, 15 साल की होगी शादी करो, ये है वो तानाशाही। तो वो तानाशाही। लोकतंत्र अपने निर्णय लेने का खुद अधिकार, है ना, जिसे करियर चुनने का हो गया। तो हो गया आपका अनुच्छेद आधारित 4 प्रश्न हमने कर लिए। अब देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 7 क्या है वर्कशीट में। प्रेस की स्वतंत्रता देश में लोकतांत्रिक माहौल को बनाए रखने में कैसे भूमिका निभाती है? तो प्रेस की आज़ादी से यह बात साबित होती है कि किसी भी देश में अभिव्यक्ति की कितनी स्वतंत्रता है। अतः प्रेस की स्वतंत्रता देश में लोकतांत्रिक माहौल बनाए रखने में सहायता प्रदान करती है। देखो, छोटा सा आंसर और एकदम आपका सारा चीज़ें समेट लाया एक लाइन में। चलिए, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 8, महिलाओं के विकास में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की क्या भूमिका है? तो बच्चों, आपको पता ही है, स्वामी विवेकानंद जी ने भी माना था कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति का सर्वोत्तम थर्मामीटर है ना, वहाँ की महिलाओं की स्थिति। अगर नापना है कि किसी राष्ट्र की प्रगति कितनी हुई, तो महिलाओं की स्थिति देख लो। हमें महिलाओं की ऐसी स्थिति को पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए जहां वे अपनी समस्याओं को अपने ढंग से खुद सुलझा सकें। तो ये हमने अपना जो उत्तर प्रभावशाली बनाने के लिए ये स्वामी विवेकानंद का कोट दिया। तो भारत की महिला इतनी सक्षम है कि वे अपनी समस्याओं को खुद सुलझा सकें। कमी अगर कहीं है तो इस बात की हम एक समाज के तौर पर उनकी काबिलियत पर भरोसा करना सीखें। ऐसा करके हम भारत को उन्नति के रास्ते पर ले जा पाएंगे। ऐसे में राजनीतिक परिवेश में फिलहाल जो वक्त है, 78 महिला सांसद चुनकर आई हैं। और बच्चों, ये तो हमने उनकी दिखाया है कि कितनी सक्षम है। आप इसमें ये भी लिखना कि महिलाओं की बहुत सारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे आप ले सकते हो जो स्पोर्ट्स वुमेन है आपकी सानिया नेहवाल, सानिया मिर्जा, या फिर आपका वेट लिफ्टर हैं जो हमारी, है ना, फोगाट बहनें सिस्टर्स, या फिर चलो स्पोर्ट्स मैन को ये हो जाएंगे। आपके राजनीति से भी ले सकते हो, इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, ये सारी महिला एस्ट्रोनॉट भी रही हैं हमारी, कल्पना चावला वगैरह। तो आप ये एग्जाम्पल भी इसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरह। लोकतंत्र में अकाल और भुखमरी की संभावना कम होती है। कैसे? लोकतंत्र में अकाल और भुखमरी की संभावना कम होती है। इसके तर्क इस तरीके से देंगे क्योंकि विपक्षी दल भूख और भुखमरी की ओर सरकार का ध्यान दिला सकते हैं। क्योंकि कुछ भी, अगर एक पक्ष कुछ गलत कर रहा है तो विपक्षी दल तो होता ही है उसकी टांग खींचने को। स्वतंत्र अखबार देश के विभिन्न हिस्सों में अकाल की स्थिति के बारे में खबर दे सकते हैं। क्योंकि प्रेस की अगर स्वतंत्रता रहेगी तो कहीं कोई दिक्कत है तो एकदम से वहाँ पे आप देखते हो ना, कहीं भी भूकंप आ जाता है, कहीं बाढ़ हो जाती है, भूखमरी की स्थिति आ जाती है, तो तुरंत
जब प्रेस हमारी बताती है कि वहाँ पे है तो हम लोग क्या करते हैं, दान करते हैं और वहाँ पे राहत सामग्री भिजवाते हैं। तो ऐसे जो लोकतंत्र में क्या होता है, अकाल और भुखमरी की समस्या कम होती है, क्योंकि लोग अपना अपना नहीं, पूरी जनता का सोचा जाता है। ठीक है। और सरकार को अगले चुनाव में अपनी पराजय का डर भी होता है। लोगों को कई भी तर्क मानने और उस पर आचरण करने की स्वतंत्रता होती है। तो बच्चों, ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपका इकट्ठा कर देती हूँ, क्योंकि आपका जो आंसर है ना वो अलग अलग हो रहा है। ये देखिए, आपके एक साथ जो आपके चारों के चारों पॉइंट मैंने इकट्ठे कर दिए, जिससे आप आराम से अपने क्वेश्चन को लिख पाएं। चलिए, अब देखिए प्रश्न नंबर 10 पे बढ़ते हैं, जो आखिरी प्रश्न है हमारी वर्कशीट का। बच्चों बताइए, देश की लोकतांत्रिक अगर व्यवस्था को हमें मजबूत करना है तो मजबूत करने में आप अपना क्या योगदान करेंगे? तो आप लिख सकते हैं इसमें। देखो, शक्ति का विभाजन लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार होता है। विभिन्न जो संवैधानिक संस्थाएं लोकतंत्र को मजबूत देने वाले चारपाई की तरह होती हैं। हर किसी को अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन कोई भी दूसरे को कमजोर कर अकेला बोझ नहीं उठा सकता है। इसलिए एक दूसरे को मजबूत करना कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों की ही जिम्मेदारी है। जटिल होते विश्व में मीडिया लोकतंत्र का चौथा पाया बनकर उभरा है। उसकी अब संवैधानिक भूमिका नहीं है, इसलिए उसे जिम्मेदार और मजबूत बनाना ज़्यादा जरूरी है। तो ये लिख देंगे आप प्रश्न नंबर 10 का उत्तर। ठीक है। तो बच्चों, ये हो गई आज की आपकी सोशल साइंस की वर्कशीट। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो हेल्पफुल, बेनिफिशियल, फ्रूटफुल रही होगी। तो बच्चों, आप भी तो अब 4 काम कर दो जो मैं आपको बोलती हूँ हमेशा। जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक करें, कमेंट लिख कर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबा दें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।